नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी कुछ बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के करंट के क्वेश्चन के बारे में। कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें हम डेली की तरह डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम फिर वही सारी चीज़ें जो हमारे आसपास स्टैटिक घट रही हैं, उन सभी का हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए लेकर आया हूँ आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर। तो आज ही के दिन 1830 में महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी, जो झलकारी बाई के नाम से जानी जाती हैं, तो आप विशेषकर ध्यान रखना, झलकारी जो है एक दलित महिला थी और ये एक बड़ा नाम जानी जाती है कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको पता होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनका जन्म बनारस में हुआ था और उनका जो अंतिम युद्ध था 1857 की क्रांति का, वो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में लड़ा गया था। 17 जून में उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि उनका जो मकबरा है, आप कह सकते हैं कि उनका जो स्मृति स्थल है वो आपका फूलबाग के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्माबाई का जन्म आज ही के दिन 1864 में हुआ था। इसके अलावा 2005 में एंजेला मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। अब एक्चुअल में एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की चांसलर नहीं है, बट ये एक ऐतिहासिक क्वेश्चन है कि पहली बार जनवरी में महिला चांसलर कौन बनी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न है मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, राम नरेश यादव, उनका आज ही के दिन क्या हुआ, निधन हुआ था। पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको IFFI के नाम से भी जाना जा रहा है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन आपको फोटो देखने के बाद आइडिया लग गया होगा कहाँ हो रहा है। तो 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन गोवा में होगा। कहाँ? 20 से 28 नवंबर पर गोवा में होगा। गोवा में आपको पता है गोवा की राजधानी जो है वो पणजी है। और कई बार ये पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये बता देना कि ये मांडवी नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के? मांडवी नदी के किनारे पर है। क्लियर है, मांडवी नदी के किनारे पर है। फिल्म फेस्टिवल से थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो गोवा के पणजी में सितारों से सजे समारोह में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। और इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल समारोह में से एक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अब ये हर साल गोवा में आयोजित होता है। पहले ऐसा नहीं था कि इसका आयोजन गोवा में होगा। अब फिलहाल इसका आयोजन जो है गोवा में किया जा रहा है। ये वैश्विक फिल्म निर्माताओं की उत्कृष्टता दिखाने, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इसका पहला संस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में आयोजित किया गया था। बाद में तो हम बात कर रहे हैं फिल्म महोत्सव के बारे में। इसे इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन के द्वारा भी, फिल्म फेडरेशन प्रोड्यूस एसोसिएशन FIAP के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो इसमें फोकस देश जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखना फोकस देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। बाकी मैं आपको डिटेल में एक बार और ये क्वेश्चन आएगा 28 नवंबर तक इसमें किस किस को क्या पुरस्कार मिलेंगे वो भी बढ़ाने जरूरी है, इसलिए लास्ट में सारी डिटेल के साथ एक बार और इस क्वेश्चन को लेके आ जाऊंगा। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्डर्स चिल्ड्रंस SOWC रिपोर्ट प्रकाशित की है? अगर बात करें तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है, यूनिसेफ के द्वारा क्या किया गया, यूनिसेफ के द्वारा आपकी स्टेट ऑफ द वर्ल्डर्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 की प्रकाशित की गई है। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष आपका ये बच्चों की स्थिति के बारे में हर साल रिपोर्ट जारी करता है। इसमें ये बताया गया है कि लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु और पर्यावरणीय खतरों के जोखिम का सामना कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, आने वाले समय में उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है।
इसके अलावा यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बाल श्रम, विकलांगता सहित बच्चों को प्रभावित करने वाले जो और कारक हैं उन सब के बारे में इसने बताया है। विश्व बाल दिवस मैंने आपको पढ़ाया ही था कि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इसकी भविष्य की बात सुने, इसकी रिपोर्ट का जो केंद्र था, भविष्य की बात सुने इसकी रिपोर्ट का केंद्र। इसके अलावा बात करें तो 2050 तक भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान वैश्विक बाल आबादी का 1/3 हिस्सा होंगे। मतलब ये कि विश्व के अंदर जितने बालक होंगे उन बालकों का 1/3 हिस्सा जो है वो केवल भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के पास होंगे। 350 मिलियन बच्चे 2050 तक भारत में हो जाएंगे। 106 मिलियन की गिरावट के बावजूद वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब ये भी है कि 2050 तक, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2050 तक की, कि 2050 तक लगभग जो अब की रेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 160 मिलियन की गिरावट के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आगे आने तक, मतलब अभी धीरे धीरे जो दर है वो घट भी रही है, पर इसके बावजूद भी भारत में जो है बच्चे धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और उनकी संख्या भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ अगर देखें तो 350 मिलियन होने का अनुमान है। बाकी अभी जो है आपका जो कोप सम्मेलन हो रहा था, कोप 29 में भी ये बात कही गई है कि आने वाले समय में जो जलवायु है, इस जलवायु का काफ़ी जो है प्रभाव बच्चों की स्थिति पर पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चों में, जो लड़कियों में खासकर, कि जो सिम्टम्स प्यूबर्टी के उनमें 14 साल में आने चाहिए थे, वो सिम्टम 14 साल की जगह 7 से 8 साल की आयु में लड़कियों में आ रहे हैं। तो इस पर जो है एक विशेष चर्चा करने की क्या है ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इन बच्चों के लिहाज से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो आप बता सकते हैं कि इसका आयोजन गुयाना में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन गुयाना में किया गया है। अब इसमें बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने गुयाना में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। इनमें से G20 का जो शिखर सम्मेलन है, उस शिखर सम्मेलन को उन्होंने कर लिया है पूरा। उसके बाद जो है अब ये गुयाना पहुंच गए। 50 साल से अधिक वर्षों में ये किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की गुयाना की पहली यात्रा है। मतलब अभी फ़िलहाल 50 साल से यहाँ पर भारत का कोई भी व्यक्ति गया नहीं था। तो गुयाना के साथ हमारे कुछ खास व्यापारिक रिश्ते नहीं थे, तो अब और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं। प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैरेबियाई देशों के साथ जो है बातचीत की गई है। और पहला कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था और बीच में कोविड की वजह से ही आयोजित नहीं किया गया। 1973 में कैरिकॉम एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। 1973 से कैरिकॉम जो है क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, जो आपका जो वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है ना, उसके आसपास के जो जितने देश हैं उन सभी देशों में ये मिलकर जो है क्या करता है, काम करता है। अगर बात करें कैरिबियन में तो आर्थिक एकीकरण के ऊपर जो है ये जोर देगा। इसमें 21 देश शामिल हैं, 6 सहयोगी सदस्य हैं। एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास और बारबाडोस जैसे देश जो है, बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज वाले जो देश हैं वो इसमें क्या है, शामिल हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा बात करें तो ये है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जिसको CCPI 2025 की रैंक पूछी गई है कि CCPI 2025 की रैंक जो है भारत की क्या है। अगर ये वाली आपसे पूछी जाए तो दरअसल इसमें डेनमार्क की अगर बात करें, शुरू के 3 अंक तो जो है इसमें खाली हैं। तो भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक तो इसमें रखी गई है 10वीं। बात कर रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जिसको CCPI 2025 के जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा इसको क्या किया गया है, जारी किया गया है। विशेष मैं आपको बता दूं कि ये है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट जो है, ये आपको जो हाईलाइट करके दे रहा हूं मैं,
ये हाईलाइट वाली जो लाइन है आपको जरूर देखनी है कि इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा एक संस्था है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया गया है। पहले 3 स्थान खाली रह गए हैं। डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। भारत ने इसमें जो है 10वां स्थान जो है हासिल किया है। CCPI की अगर बात करें तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीतियों पर प्रगति का यह मूल्यांकन करता है। 63 देशों में यूरोपियन संघ को ये कवर करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। क्लियर है, ये बात करते हैं इसमें। तो इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों पर ये क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जिसको MR को लक्षित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ठीक है, एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो भारत के द्वारा पहली बार अपनी सारी तकनीक से क्या किया गया है, पहला एंटीबायोटिक विकसित किया गया है। तो इसका नाम क्या है, देखो एजिथ्रोमाइसिन, काफ़ी पुराना है। तो इसमें जो भारत का है इसका नाम क्या है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन जो है वो क्या है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसको भारत ने क्या किया है, विकसित किया। एंटीबायोटिक आपका क्या करते हैं, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और आपको जो ध्यान रखना है ये कि आपसे कहा जाएगा कि इसका निर्माण किसने किया है, कैसे कैसे, तो मैं पूरी बात बता देता हूँ। ये एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को लक्षित करेगा। इसे जीवाणु निमोनिया उपचार के लिए जो है बनाया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी जो है विश्व शिशु सप्ताह जो है वो क्या है, गुजरा है। और उस शिशु सप्ताह में सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया था वो जिक्र किया गया था किसका, न्यूमोनिया का। न्यूमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हो रही है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि न्यूमोनिया के लिए भारत ने पहली बार अपना एक एंटीबायोटिक बनाया है। ठीक है, ये एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना ज़्यादा प्रभावी है। ये बात ध्यान रखनी है, किससे, एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना ज़्यादा क्या है, प्रभावी है। 14 सालों से इस पर जो है रिसर्च की जा रही थी। 14 सालों के बाद इस पर जो है क्या मिली है, एक महत्वपूर्ण जो है शोध के बाद सफलता मिली है। ये बड़ी बात है। इसके अलावा आपको पता होगा वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी। चलो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई, और टीकाकरण में भी पहला टीका जो है किसके द्वारा खोजा गया। मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले जो है बताया था। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि पहला टीका जो है वो किसके लिए खोजा गया है, किसी कुत्ते काटने के लिए खोजा गया था। ज़रा आप बताएंगे, पूरा का पूरा डिटेल में बताओ। मैं सारी दिवस आपको पढ़ा चुका हूं पहले से ही। अगला, इसका उद्देश्य AMR को वैश्विक स्वास्थ्य संगठन संबोधित करना है। सालाना जो मौतें हो रही हैं इसमें लगातार जो हैं आप कह सकते हैं कि नमूनिया से लोग मर रहे हैं, उसके लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। सार्वजनिक उपयोग के लिए दवा को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से अंतिम स्वीकृति का अभी इसको फिलहाल इंतजार है। अब ये जो है लगभग आप ये मान लो कि 15 दिन में ये जो है फाइनल आपका बाजार में क्या हो जाएगा, फाइनल बाजार में ये उतर जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं तो भारत के सबसे ज़्यादा जो टीके हैं, अगर आपसे पूछा जाए कौन बन रहा है, तो आपने नाम सुना ही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपको पता है इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है, पुणे में है। इसके द्वारा क्या बन रहा है, आपका ये टीके सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। क्लियर इतनी बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है, तो आपको पता होगा इसका 104वां सदस्य जो बना है वो बना है पराग्वे। कौन बना है इसका 104वां सदस्य, पराग्वे। इसका जो है क्या बना है, अर्मेनिया। अर्मेनिया इसका जो है वो क्या बना है, अर्मेनिया इसका 104वां पूर्ण सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको
ISA के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांद, ये आप जाने तो ये कह सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस समय के, उनके द्वारा जो है क्या किया गया था, इसकी जो है शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और सौर ऊर्जा की लागत को क्या करना, कम करना, नवाचार, अनुसंधान, विकास, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। जून 2024 में पराग्वे जो है इसका पूर्ण सदस्य बना था। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपको पता होगा कि हरियाणा गुरुग्राम में, हरियाणा गुरुग्राम में जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला ISA की प्रमुख योजना की अगर बात करें तो इसने मालावी की संसद के लिए सौर ऊर्जा और फिजी में स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए जो है इन्होंने काफ़ी काम किया है। ISA की अगर बात करें तो इसका आगामी लक्ष्य है 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना और 2070 तक दुनिया जो ग्रीन ऊर्जा का लक्ष्य लिए हुए है उस ग्रीन ऊर्जा के लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य को क्या करने के, लक्ष्य को पाने के लिए ये क्या करने वाली है, काम करती है। क्लियर है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि ISA का जो नया महासचिव बना है, महासचिव कौन बना है, जो 2027 तक इस पद पर रहेंगे। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ ये भारत के हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कौन हैं जो ISA के महासचिव बने हैं। अगले प्रश्न पर अब आने से पहले मैं आपको आर्मेनिया के बारे में बता दूं थोड़ा और। तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, मुद्रा आर्मेनियाई दिरम या दरम है, संसद का नाम इसकी एकल कक्षीय राष्ट्रीय सभा है और राष्ट्रपति यहाँ के वगहान खचातुर्यान है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, वहागन खचातुर्यान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, लोकतांत्रिक एक देश है, लोकतांत्रिक देश है। और दुनिया में लगभग अब आप कह सकते हैं कि सभी जो सोलर पैनल हैं, इन सोलर पैनल की अगर बात करें तो सोलर पैनल में 75% जो सोलर पैनल है इनमें जो निर्माण की अगर बात करें तो इनका निर्माण किसके द्वारा, चीन के द्वारा किया जाता है, चीन द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको लास्ट बार ये पढ़ाया था तो ISA के हिसाब से सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश ये अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, HS बेदी का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ, यह कौन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो HS बेदी बहुत सख्त निर्णय देने के लिए जाने जाते हैं और ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से ही इनका कार्यकाल पूरा हुआ। 78 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। तो इसमें बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हरजीत सिंह बेदी हैं। अगर आपसे पूछा जाए HS की फुल फॉर्म क्या है तो आप कहोगे हरजीत सिंह बेदी का इनका निधन हो गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और टिक्का जगत सिंह बेदी के पुत्र थे। इनके पिताजी जो है इनका नाम क्या था, टिक्का जगजीत सिंह इनके पुत्र थे और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले बॉम्बे न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने से पहले उसको क्या होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है। अगर बात करते हैं इसकी तो आप ये कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश तो ये नहीं थे, हाँ ये तो मुख्य न्यायाधीश थे। अभी जो हमारे 51वें जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 2018 में, ये पहले ऐसे न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से डायरेक्ट न्यायाधीश से क्या हुआ, न्यायाधीश से प्रमोट होकर क्या कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में आपके न्यायाधीश बन गए। अदरवाइज इनसे पहले कुछ ऐसे मामले आए थे कि लगभग आप ये मान लो कि एक प्रथा का चलन था कि पहले
व्यक्ति को बनना पड़ेगा मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य का, उसके बाद ही वो क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। बट इनके लिए ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं था, तो चलो कोई बात नहीं है, आप समय है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती भी हैं। और हमारे जो 51वें जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल केवल 6 महीने का है। उसके बाद अगली आने वाले समय में आपको जो है महिलाओं में आपको दिख सकता है कि भारत की मुख्य न्यायाधीश भी आप बन सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था कि संविधान साक्षर जिले कहाँ घोषित किए गए थे। तो आपको पता होगा कि केरल में कुछ जिले ऐसे हैं जो संविधान साक्षर जिले घोषित हुए थे। अब हुआ क्या है, वो हुआ ये है कि संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया है। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपने यहाँ पर क्या किया है, राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है जिसने क्या किया है, संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं इसमें आपको थोड़ा चेंज करना होगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा के सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, कौन सी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है आपका कि नए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में नए आपके संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। संविधान की शिक्षा और विरासत को बढ़ाना इनका उद्देश्य है। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर यह स्थापित किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2015 से हम क्या कर रहे हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा आपको और जानना है तो संविधान के बारे में आप जो है अगर जाने तो आर्टिकल 395 हमारा ये कहता है कि हमारे देश में संविधान लागू होगा। और 22 भाग हमारे संविधान में है। इसके 3 नए उपभाग जोड़े गए हैं, 3 नए उपभाग जोड़े गए हैं। और 3 नए उपभाग जोड़कर ये कितने भाग हो गए हैं, इसमें 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो 395 है इनकी आर्टिकलों की संख्या बढ़ बढ़कर 470 के आसपास हो चुकी है। भाग के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अनुसूचियां कितनी हैं। अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12। कितनी हो गई है, 12। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा आपका 1 नवंबर 1966 को इसका स्थापना हुई है। राज्य के पशु काला हिरण है, राज्य के पक्षी काला तीतर है, राज्य के वृक्ष पीपल का पेड़ है, और राज्य के पुष्प जो है वो क्या है, कमल। राज्य के खेल कबड्डी है, राज्य के नृत्य हरियाणवी लोक नृत्य है। राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 है, विधानसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें हैं 10। और यहाँ दोबारा से जो मुख्यमंत्री बने हैं वो नायब सिंह सैनी यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है, राज्यपाल बने हुए हैं। हरियाणा के बारे में मैंने आपको बताया, अभी हाल ही में यहाँ चुनाव भी हुए हैं। और यहाँ की 22 चुनाव सीटों का मामला, 22 चुनाव सीटों का मामला जो है कहाँ पर गया हुआ है, 22 चुनाव सीटों का मामला गया हुआ है चुनाव आयोग के यहाँ पर। 22 चुनाव की सीटें जो हैं वो गलत तरीके से जीती हुई हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम, पैरा गेम्स, यूथ गेम्स और पैरा गेम्स जो होंगे इनकी मेजबानी कौन करेगा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर ये पूछा जाए तो आंसर होगा, पहली बार ये होगा आंसर हरियाणा, कि हरियाणा राज्य क्या कर रहा है, अब की बार यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। ये अगर बात करें तो आप कहेंगे कि मैंने हरियाणा बोला है क्या, बिहार राज्य जो है इसकी क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स में बिहार में होंगे। हाल ही में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद बिहार को बड़े स्पोर्ट इवेंट की मेजबानी मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत प्रधानमंत्री के प्रयासों से 2018 में हुई है। इसमें हर वर्ष जो है हरियाणा शीर्ष पदक 5 पदक विजेताओं में जो है रहता है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स अलग अलग तरह के होते हैं। मैं बार बार आपको जो भी गेम्स होंगे
सबको मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, आपको विशेष इन पे ध्यान रखना है। और साथ ही में ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मकसद है वो ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं की क्या करना है, खोज करना है। देखो, तुमने देखा होगा कि ओलंपिक में जो खेल हुए हैं तो उसमें भारत का जो रोल रहा वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो अब की बार क्या है, कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे खिलाड़ियों को चुन लिया जाए कि भारत जो है वो क्या रहे और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सके। ठीक, इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, विधानसभा सीटें हैं 243, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य प्रतीक बोधि वृक्ष। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया गया था और भारतीय टीम जो है उसकी जो है विजेता रही है और इसमें चीन को भारत ने क्या किया, हराया। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगले लास्ट प्रश्न पर आते हैं। तो करीमगंज जिले का नाम बदलकर, जो असम का करीमगंज जिला है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री भूमि कर दिया गया। श्री अन्न दरअसल एक योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा मोटे अनाज के लिए क्या की गई है, ये योजना शुरू की गई है, श्री अन्न योजना। अगर बात करें तो करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री भूमि कर दिया गया है। दरअसल अगर बात करें तो 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री भूमि इसका नाम रखा था, जिसका अर्थ माँ लक्ष्मी की भूमि होता है। अब इसका नाम जो है कागजों में जो चल रहा था वो अभी तक जो चल रहा था वो आपका करीमगंज ही चल रहा था। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि हम इसका नाम जो है बदल रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे जिले को एक विशिष्ट पहचान प्रदान हो, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास के अनुरूप जो है हम नाम बदल रहे हैं। असम में अगर बात करें तो 2024 की कुछ प्रमुख योजना है जिसका नाम है अपुन बहन योजना और एक है निजुत मोइना योजना। ये क्या है, जो है असम राज्य की कुछ महत्वपूर्ण सी योजनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, असम की अगर बात करें तो असम में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। मुख्यमंत्री इसके हेमंत बिस्वा शर्मा है। लोकसभा सीट इसमें 14 है और विधानसभा सीट 126। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल है और राज्यसभा सीट यहाँ पर कितनी है, 7। अगर आपसे बात करें तो जो 7 बहन राज्य हैं, इन 7 बहन राज्यों में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई स्टेट है तो वो कौन है, असम है। आपको ध्यान रखना है। 7 सिस्टर राज्यों में आपसे पूछा जाए तो सिक्किम को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, क्लास कर ली है। अगली हम क्लास में जो है बात करेंगे और आपसे रूबरू होंगे और नए मुद्दों के साथ। आज यहाँ तक ही क्लास को पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। आप एग्जाम सिलेक्शन 360 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।